नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सौरभ स्टडी पॉइंट में। आज हम पेट के रिलेटेड जो महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हुए हैं दोस्तों, जो प्रश्नोत्तरी है आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो आज हम इसमें इतिहास, आंदोलन, भूगोल, अर्थव्यवस्था, भारतीय संविधान, सामान्य विज्ञान और सामान्य जागरूकता सभी चैप्टर दोस्तों इसमें कवर करने वाले हैं। तो वीडियो पे अंत तक बने रहे। अगर आप दोस्तों वीडियो को अंत तक देखते हैं तो उम्मीद करते हैं दोस्तों 4 से 5 क्वेश्चन आपको इसमें से ज़रूर पेट के एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमारे पेट के एग्ज़ाम की डेट जो है वो 15-16 अक्टूबर रखी गई है। तो जिन भी बच्चों का एग्ज़ाम 15 और 16 अक्टूबर को लगा हुआ है दोस्तों, उनके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं। इसी के साथ में हमारा पहला प्रश्न क्या दिया गया है, तो पहले प्रश्न के बारे में यहाँ पर बात करते हैं कि बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश देते हुए अपने मत की आधारशिला रखी थी। तो कहाँ रखी थी दोस्तों, तो इसका सही जवाब के बारे में बात करें तो हमारा क्या हो जाएगा, सारनाथ में रखी थी दोस्तों। क्या हो जाएगा, सारनाथ हमारा जवाब सही हो जाएगा। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट रहने वाला है। तो महात्मा बुद्ध को बोध गया कि पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था दोस्तों। अगर बात करें इनके बारे में दोस्तों, ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी दोस्तों, तो बोध गया में हुई थी। कहाँ पर हुई थी, बोध गया में। बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे दोस्तों, पीपल वृक्ष के नीचे दोस्तों इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यहीं सारनाथ में 5 ब्राह्मण सन्यासियों को सर्वप्रथम उपदेश दिया था, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया था। तो दोस्तों महात्मा बुद्ध ने जनसाधारण को अपने उपदेश पाली भाषा में दिए थे। तो दोस्तों आपको जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बने मैंने आपको समझाएं, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग वीडियो पे अंत तक बने रहें, और ताकि पेट के एग्ज़ाम में आप अच्छा स्कोर कर सके। आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि हमारा क्या है। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट द्वारा आगरा के किले का निर्माण किया गया था। तो आगरा के किले का निर्माण किस सम्राट के द्वारा किया गया था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, अकबर के द्वारा किया गया था। तो आगरा के किले का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, अकबर के द्वारा किया गया था। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों कि मुगल सम्राट अकबर द्वारा आगरा में लाल किला, आगरा में दोस्तों लाल किला, लाल किला, और दोस्तों बात करें फतेहपुर सीकरी, इलाहाबाद में लाल किला, लाहौर का किला आदि का निर्माण करवाया था। तो दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था, अगर बात करें दोस्तों जो दिल्ली का जो लाल किला है, दिल्ली का जो लाल किला है दोस्तों, इसका निर्माण किसने करवाया था, तो शाहजहां ने करवाया था। किसने करवाया था, शाहजहां ने करवाया था। दोस्तों ये कन्फ्यूजन रहती है। तो दोस्तों आगरा के किले की बात कही जाएगी तो अकबर ने करवाया था, और दिल्ली के लाल किले की बात कही जाएगी तो शाहजहां ने करवाया था दोस्तों। इसी तरह के जो प्रश्न हैं वो एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। अगले प्रश्न के बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं कि वर्ष 1857 के विद्रोह में कानपुर का नेता कौन थे। हमको बताना है कि जो 1857 सॉरी दोस्तों का जो विद्रोह के दौरान कानपुर के विद्रोह का जो नेतृत्व कर रहे थे वो कौन कर रहे थे, तो नाना साहब कर रहे थे। कौन कर रहे थे, नाना साहब कर रहे थे। तो सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो सी ऑप्शन हमारा एकदम राइट रहने वाला है। आइए देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। अगले प्रश्न के बारे में यहाँ पर बात करते हैं कि निम्नलिखित में से राष्ट्रीय नेता पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक हैं। हमको बताना है कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के जो लेखक हैं दोस्तों वो कौन हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट रहने वाला है। तो इन्हें दोस्तों और किस नाम से भी जाना जाता है, तो अगर बात करें तो इन्हें ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से भी इनको जाना जाता है। तो दोस्तों इसी तरह के प्रश्न हैं जो एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि क्या दिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया है कि 1881 में केसरी अखबार की स्थापना किसने की थी। तो जो केसरी दोस्तों पत्र था, अखबार था, उसकी स्थापना किसने की थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक राइट हो जाएगा। तो डी ऑप्शन हमारा सही रहने वाला है। तो बाल गंगाधर तिलक ने केसरी अखबार की स्थापना की थी 1881 में। आइए अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है देखते हैं। अगले प्रश्न के बारे में यहाँ पर बात करें हम कि सेना भर्ती अधिनियम
कब लागू हुआ? तो सेना भर्ती अधिनियम कब लागू होता है दोस्तों? तो 1856 में लागू होता है। तो बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। तो 1856 में सेना भर्ती अधिनियम लागू हुआ। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्नों पर। अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है कि 1857 का जो विद्रोह था किसने शुरू किया था? जो 1857 का विद्रोह था वो किसने शुरू किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन, सिपाहियों ने शुरू किया था दोस्तों। किसने शुरू किया था? सिपाहियों ने शुरू किया था। अगर हम इसके बारे में बात करें कि 10 मई 1857 को दोस्तों जो डेट थी हमारी 10 मई 1857 का जो विद्रोह था, इसमें मेरठ छावनी में तैनात सिपाहियों ने खुला विद्रोह कर दिया और अपने सैनिक अधिकारियों पर गोली चलाई। शीघ्र ही विद्रोही दिल्ली की ओर कूच कर गए और बहादुर शाह जफर को दिल्ली की गद्दी पर बैठाकर 1857 का विद्रोह शुरू। शीघ्र ही यह विद्रोह उत्तर भारत के कई हिस्सों में भी फैल गया था। तो दोस्तों इसी तरह के जो प्रश्न हैं वो आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो अगर एग्जाम में पूछा जाएगा कि 1857 का विद्रोह किसने शुरू किया, तो सिपाहियों ने शुरू किया था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या दिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया है कि मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह की पहली गोली चलाई थी। तो दोस्तों पहली गोली चलाई थी, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कहाँ पे चलाई थी? तो बैरकपुर में दोस्तों। कहाँ पर? बैरकपुर में 34वीं रेजिमेंट दोस्तों, 34वीं रेजिमेंट 34वीं रेजिमेंट के सिपाही मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी में चर्बी युक्त कारतूस के उपयोग को मना कर दिया था दोस्तों। क्या कर दिया था? मना कर दिया था। तो 1857 की जो पहली गोली अंग्रेज अधिकारी सार्जेंट ह्यूडसन, किसके पर दोस्तों? जो पहली गोली इन्होंने चलाई थी वो किस पे चलाई थी? तो सार्जेंट ह्यूडसन दोस्तों, ह्यूडसन पर चलाई थी। किस पर चलाई थी? ह्यूडसन पर चलाई थी। तो दोस्तों तथा ये लेफ्टिनेंट बाग पर हत्या चलाई जिसने कि ह्यूडसन को बच गया था। ह्यूडसन तो बच गया था दोस्तों और मंगल पांडे गिरफ्तार हुए थे। तो 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई थी। अगर बात करें मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी, तो अगर बात करें तो फांसी कब दी गई थी, तो सही डेट हो जाएगी 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई थी। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का गवर्नर जनरल के बारे में बात करें तो हमारा सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। जो जवाब होगा एकदम राइट हो जाएगा। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट रहने वाला है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा 1857 के गदर से संबंधित नहीं है? तो 1857 के गदर से संबंधित नहीं है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, चंद्रशेखर आज़ाद जो दोस्तों हैं वो 1857 के गदर से संबंधित नहीं हैं। इसी तरह के प्रश्न हैं जो आपको एग्जाम में बारी बारी से देखने को मिल सकते हैं। अगर हम बात करें चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में दोस्तों, तो चंद्रशेखर आज़ाद भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी थे। वे राम प्रसाद बिस्मिल व शहीद भगत सिंह सरीखे क्रांतिकारियों के साथियों में से थे। चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल व इनके साथियों ने दोस्तों 9 अगस्त 1925 को एक डकैती दोस्तों हुई थी जो काकोरी कांड के नाम से फेमस है। काकोरी कांड के नाम से फेमस है। इन्होंने दोस्तों इसको किया था मिल करके, सभी ने क्रांतिकारियों ने मिल करके। दोस्तों ये काकोरी कांड कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 को हुआ था। एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है कि काकोरी कांड कब हुआ था, तो 9 अगस्त 1925 को हुआ था। और इन सभी क्रांतिकारियों ने मिल कर के ही दोस्तों इसका अंजाम दिया था, काकोरी कांड का अंजाम दिया था। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं कि क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा राज्य पालघाट दर्रे से आपस में जुड़े हुए हैं? पालघाट दर्रे से आपस में जुड़े हुए हैं, तो इसका सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा? केरल और तमिलनाडु जो जवाब होगा दोस्तों हमारा राइट हो जाएगा। तो केरल और तमिलनाडु जो हैं राज्य हैं वो पालघाट दर्रे से आपस में जुड़े हुए हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि क्या है हमारा अगला प्रश्न कि मोहम्मद गौरी किस वर्ष पृथ्वीराज तृतीय से पराजित हुआ था? तो मोहम्मद गौरी किस वर्ष पृथ्वीराज तृतीय से पराजित हुआ था? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा हमारा? 1191 में। कब? जब तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था दोस्तों। 1191 में तराइन का
प्रथम युद्ध हुआ था, तराइन का फर्स्ट बैटल हुआ था दोस्तों, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को तथा तराइन के दूसरा युद्ध अगर बात करें दोस्तों कब हुआ था, तराइन का अगर दूसरा युद्ध बात करें तो 1192 में हुआ था। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था दोस्तों। इसमें मोहम्मद गौरी ने दोस्तों प्रथम युद्ध में अगर बात करें तो 1191 जो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, इसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को, तथा जो तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था दोस्तों 1192 में, इसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था। आइए देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। अगले प्रश्न के बारे में हम अगर बात करते हैं कि एशिया का सबसे बड़ा मसाला बाज़ार निम्नलिखित में से किसे माना जाता है, तो एशिया का जो सबसे बड़ा मसाला बाज़ार है निम्नलिखित में से किसे माना जाता है, तो इसका सही जवाब के बारे में बात करें तो हमारा क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन जो होगा हमारा राइट हो जाएगा। खारी बावली दोस्तों जो है ये नई दिल्ली में दोस्तों है जो सबसे बड़ा इसको मसाला बाज़ार के नाम से हम इसको जानते हैं। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं कि क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लघुत्तर हिमालय में पर्वत की सबसे लंबी पर्वतमाला है, तो लघुत्तर हिमालय में जो पर्वत की सबसे लंबी पर्वतमाला है वो कौन सी है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो पीर पंजाल पर्वतमाला है दोस्तों जो हमारा राइट जवाब हो जाएगा। आइए इसी तरह के जो पेट के एग्ज़ाम में आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वो अंत तक देखें, क्योंकि आपको जो 15 और 16 तारीख को जो एग्ज़ाम होने वाला है, पेट का एग्ज़ाम होने वाला है, उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न दिया गया है कि यूरेशियाई प्लेट एवं भारतीय प्लेट के टकराव पर सिकुड़न के परिणाम स्वरूप निर्मित लंबवत घाटियाँ हैं, तो कौन सी दोस्तों वो लंबवत घाटियाँ हैं जब यूरेशियाई प्लेट एवं भारतीय प्लेट के टकराव पर सिकुड़ने के परिणाम स्वरूप निर्मित हुई थी, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो सही जवाब हो जाएगा हमारा डंस जो जवाब होगा एकदम राइट हो जाएगा, तो डी ऑप्शन हमारा सही रहने वाला है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है कि कृषि विपणन की आधारभूत संरचना कब से प्रभावित हुई थी, तो कृषि विपणन की जो आधारभूत संरचना है वो कब से प्रभावित हुई थी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा अप्रैल 2014 से। दोस्तों कब से प्रभावित हुई थी, अप्रैल 2014 से प्रभावित हुई थी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या दिया गया है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड से भारत के किसानों को उनके खेत में मिट्टी के मानदंडों की जानकारी मिलेगी, तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो अगर बात करें हम यहाँ पर तो इसका सही जवाब हो जाएगा 12। तो दोस्तों उनके खेत में मिट्टी के 12 मानदंडों की जानकारी मिलेगी। आइए अगले प्रश्न पर देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। अगला है कि किसानों को लाभ पहुँचाने के लिए प्रधानमंत्री बीमा योजना शुरू की गई थी, तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो भारत के प्रधानमंत्री ने दोस्तों अगर बात करें किसान बीमा जो थी वो भारत के प्रधानमंत्री ने 13 जनवरी 2016 को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की थी। यह योजना उन किसानों पर प्रीमियम का बोझ कम करने में मदद करेगी जो अपनी खेती के लिए ऋण लेते हैं तथा साथ ही साथ खराब मौसम से उनकी रक्षा भी करेगी, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, फसल जो होगा दोस्तों हमारा राइट हो जाएगा जवाब, तो सी ऑप्शन हमारा सही रहने वाला है। आइए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। राष्ट्रीय कृषि बाजार क्या है, हमको बताना है कि जो राष्ट्रीय कृषि बाजार है वो निम्नलिखित में से क्या है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा कृषि उपज के लिए राष्ट्रीय ई व्यापार मंच जो जवाब होगा हमारा राइट हो जाएगा, तो सी ऑप्शन हमारा सही रहने वाला है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है कि भारत द्वारा निर्यात की जाने वाली शीर्ष 5 वस्तुओं में से कौन सी 2 कृषि उत्पाद हैं, कौन सी 2 कृषि उत्पाद हैं, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो सी ऑप्शन हमारा जो है चावल और चीनी जो जवाब होगा एकदम राइट हो जाएगा। तो चावल और चीनी जो हैं ये 2 कृषि उत्पाद हैं। तो अगर बात करें कि चावल व चीनी भारत द्वारा निर्यात की जाने वाली वस्तुओं में शीर्ष वस्तुएं शामिल हैं। केवल कृषि वस्तुओं के निर्यात की दृष्टि से प्रमुख निर्यातित वस्तुएं हैं चावल, मछली, मांस और मसाले, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन हमारा राइट रहने वाला है। आइए अगला प्रश्न के बारे में यहाँ पर बात करते हैं कि पहला राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस द्वारा घोषित किया गया था, तो पहला जो राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस
द्वारा घोषित किया गया था, तो किसके द्वारा घोषित किया गया था हमको बताना है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा घोषित किया गया था। तो बी ऑप्शन हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा, राइट रहने वाला है। इसी तरह के प्रश्न जो है वो आपको एग्जाम में बारी बारी से देखने को मिलेंगे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि हमारा क्या दिया गया है। अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर आधारित था। तो इसका सही जवाब क्या रहने वाला है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1919। तो सी ऑप्शन हमारा सही रहने वाला है। आइए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमें क्या दिया गया है कि उस भारतीय प्रधानमंत्री का क्या नाम है जिन्होंने संसद में यह घोषणा की थी कि वह मंडल आयोग की सिफारिश को लागू करेंगे। इस घोषणा में भारत में देशव्यापी विरोध शुरू हो गया। तो हमको उस प्रधानमंत्री का नाम बताना है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, वीपी सिंह जो जवाब होगा एकदम राइट हो जाएगा। वीपी सिंह जो जवाब होगा वो दोस्तों हमारा सही हो जाएगा। वो प्रधानमंत्री कौन थे, तो वो वीपी सिंह इनका नाम था दोस्तों प्रधानमंत्री का, जिन्होंने संसद में यह घोषणा की थी कि वह मंडल आयोग की सिफारिश को लागू करेंगे। तो बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि हमारा क्या दिया गया है। अगले प्रश्न के बारे में यहाँ पर बात कर लेते हैं कि संविधान द्वारा विचार की गई लोकसभा की अधिकतम ताकत क्या है। 24वां जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है उसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 552 जो जवाब होगा एकदम राइट हो जाएगा। तो भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा की अधिकतम सदस्यता कितनी है दोस्तों, 552 है। अधिकतम ताकत दोस्तों, अधिकतम सदस्यता है वो 552 है। तथा राज्यसभा की अधिकतम सदस्यता के बारे में अगर हम बात करें तो राज्यसभा में अधिकतम सदस्य दोस्तों कितने हो सकते हैं, तो 250 हो सकते हैं। वर्तमान में लोकसभा में 545 दोस्तों सदस्य हैं वर्तमान के। अगर बात करें वर्तमान में दोस्तों, वर्तमान के बारे में बात करें तो 545 सदस्य हैं। टोटल कितने दोस्तों, 545 है, जिसमें 543 हो जाएंगे दोस्तों निर्वाचित और दो हो जाएंगे मनोनीत दोस्तों। क्या हो जाएंगे, 2 हमारे मनोनीत हो जाएंगे दोस्तों। ऐसे ही राज्यसभा में वर्तमान में कितने हैं दोस्तों, तो 245 वर्तमान में कितने हैं, 245 हैं। और 233 जो हैं, 233 दोस्तों निर्वाचित हैं। अगर बात करें 12 जो हैं वो निर्वाचित दोस्तों क्या है, मनोनीत हैं, जो राष्ट्रपति के द्वारा दोस्तों ये मनोनीत किए जाते हैं। तो आइए एक बार दोस्तों फिर से रिपीट कर देते हैं हम आप लोगों को। अगर बात करें कि लोकसभा की अधिकतम सदस्यता कितनी है दोस्तों, तो 552 है दोस्तों। अगर बात करें वर्तमान में कितनी है, तो 545 है, जिसमें से दोस्तों 543 हमारे जो हैं वो निर्वाचित हैं और 2 हैं मनोनीत। अगर बात करें राज्यसभा में तो टोटल 200 सदस्य कितने हैं, 250, लेकिन वर्तमान की बात करें तो कितने हो जाएंगे, 245, जिसमें से दोस्तों 233 जो हैं वो निर्वाचित हैं और 12 दोस्तों जो हैं वो मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति के सिफारिश पर। आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि हमारा क्या दिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया है कि भारत के संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने पंचायती राज का वो एक संवैधानिक निकाय बनाया है। तो दोस्तों पंचायती राज को एक संवैधानिक निकाय बनाया है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो अगर बात करें सही जवाब की तो ए ऑप्शन हमारा 1992 को 73वां संविधान संशोधन अधिनियम था, उसमें पंचायती राज को एक संवैधानिक निकाय बनाया गया था। तो ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या दिया गया है कि अगला प्रश्न है कि एक निकाय समुद्री जल में तैरता है लेकिन नदी में पानी में डूब जाता है, क्योंकि दोस्तों हमको बताना है क्यों डूब जाता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन, समुद्री जल निकाय पर नदी के जल की तुलना में कम उत्प्रेक्ष लगाता है। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन जो होगा एकदम राइट हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या दिया गया है। अगले प्रश्न के बारे में हम बात कर लेते हैं कि माता पिता अमीबा के 3 लगातार द्विआधारी विखंडन से बनी अनुजात अमीबा की संख्या होती है, तो कितनी होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 8 दोस्तों। तो ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, एकदम राइट रहने वाला है।
आइए अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस एक सुझाव द्वारा जल जनित रोगों को रोका जा सकता है। तो किस एक सुझाव द्वारा जल जनित रोगों को रोका जा सकता है, तो अगर बात करें सही जवाब की तो बी ऑप्शन, सुरक्षित पेय जल प्रदान करके। दोस्तों कौन सा? सुरक्षित पेयजल प्रदान करके जल जनित रोगों को रोका जा सकता है। अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन मनुष्य की आहार नली का एक हिस्सा नहीं है। दोस्तों हमको बताना है कि जो मनुष्य की आहार नली का हिस्सा नहीं है तो कौन नहीं है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा श्वास नली जो दोस्तों है वो आहार नली का हिस्सा नहीं है। इसी तरह के जो प्रश्न है वो आपको एग्जाम में बारी बारी से देखने को मिलेंगे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है कि पशुओं को भोजन जिसमें कम फाइबर और अपेक्षाकृत उच्च स्तर में प्रोटीन होता है उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, तो इसका सही जवाब क्या रहने वाला है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सांद्र जो जवाब होगा एकदम राइट हो जाएगा। तो पशुओं का भोजन जिसमें कम फाइबर और अपेक्षाकृत उच्च स्तर में प्रोटीन होता है उसे सांद्र कहते हैं। दोस्तों क्या कहते हैं? सांद्र कहते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या दिया गया है कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था। भारत में जो प्रोजेक्ट टाइगर है वो किस वर्ष शुरू किया गया था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1973 में शुरू किया गया था। ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? एकदम राइट रहने वाला है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर कि अगला प्रश्न हमें दिया गया है कि सामूहिक लोक नृत्य है जो सिक्किम के लोगों के संरक्षक देवता कंचनजंगा पर्वत के सम्मान में किया जाता है। तो कौन सा दोस्तों वो सामूहिक लोक नृत्य है, हमको बताना है। इसका सही जवाब हो जाएगा चू फाट जो जवाब होगा एकदम राइट हो जाएगा। तो दोस्तों ये नृत्य कौन सा है? चू फाट नृत्य है जो सामूहिक लोक नृत्य है जो सिक्किम के लोगों के संरक्षक देवता कंचनजंगा पर्वत के सम्मान में किया जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है कि द वर्ड आउटसाइड माई विंडो किस लेखक के द्वारा लिखी गई है। हमको बताना है कि द वर्ड आउटसाइड माई विंडो किस लेखक के द्वारा लिखी गई है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा रस्किन बॉन्ड जो जवाब होगा एकदम राइट हो जाएगा। तो रस्किन बॉन्ड के द्वारा दोस्तों ये द वर्ड आउटसाइड माई विंडो जो है वो लिखी गई है। आइए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। इसी के साथ में हम अगला प्रश्न दिया गया है कि दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री का नाम बताइए। तो दुनिया की जो पहली प्रधानमंत्री महिला का जो नाम है वो क्या हो जाएगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। श्री माऊ भंडार नाइके जो थी ये दुनिया की पहली प्रधानमंत्री बनी थी। तो आइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या दिया गया है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। तो भारत का जो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है निम्नलिखित में से कौन सा हो जाएगा। तो अगर बात करें इसके जवाब की तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा राष्ट्रीय राजमार्ग 44। तो राष्ट्रीय राजमार्ग जो 44 है ये हमारा सही रहने वाला है। आइए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है कि लोकप्रिय बाघ गुफा चित्रकारी किस राज्य में पाई जाती है। तो जो लोकप्रिय बाघ गुफा है वो चित्रकारी किस राज्य में पाई जाती है, तो इसका सही जवाब क्या रहने वाला है। तो आइए देखते हैं सही जवाब के बारे में। तो इसका ए ऑप्शन जो होगा हमारा राइट हो जाएगा दोस्तों। तो ए ऑप्शन हमारा मध्य प्रदेश जो होगा वो बाघ गुफा चित्रकारी दोस्तों लोकप्रिय जो बाघ गुफा चित्रकारी है वो मध्य प्रदेश में पाई जाती है। आइए अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो जो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पर स्थित है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा कर्नाटक में स्थित है। तो कर्नाटक में दोस्तों बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। आइए बढ़ते हैं इसी के साथ में हमारा अगला प्रश्न क्या दिया गया है कि बी साई प्रानीथ निम्न में से किस खेल से संबंधित हैं। तो बी साई प्रानीथ जो हैं वो किस खेल से संबंधित हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बैडमिंटन से संबंधित है। किससे संबंधित हैं? बैडमिंटन से संबंधित है। तो राइट जवाब हमारा बैडमिंटन रहने वाला है। आइए अगला प्रश्न क्या दिया गया है कि मदर टेरेसा के बाद किस भारतीय ने नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त किया था। तो मदर टेरेसा के बाद भारतीय ने नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त किया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कैलाश सत्यार्थी जो जवाब होगा राइट हो जाएगा। कैलाश सत्यार्थी ने मदर टेरेसा के बाद भारतीय नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त किया था। इसी तरह के जो प्रश्न हैं वो एग्जाम में आपको बारी बारी से देखने को मिल सकते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। हमको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा जो है वो सही नहीं है। तो
इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन दोस्तों। नंदलाल बोस जो हैं ये बांसुरी से संबंधित नहीं हैं। इसी तरह के प्रश्न हैं जो अगर बात करें दोस्तों, नंदलाल बोस जो हैं वो भारत के एक प्रसिद्ध चित्रकार हैं दोस्तों। क्या हैं? चित्रकार हैं। कौन है? चित्रकार। तो नंदलाल बोस जो हैं वो क्या हैं दोस्तों? चित्रकार हैं। तो बांसुरी नहीं है दोस्तों। तो सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में से प्रथम महिला वकील जो सीधे वकील संघ से सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश बनी हैं। तो कौन दोस्तों सीधे वकील संघ से सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश बनी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इंदु मल्होत्रा। जो जवाब होगा एकदम राइट हो जाएगा। तो बी ऑप्शन हमारा सही रहने वाला है। आइए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न पर देखते हैं कि क्या दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के सभापति रहने वाले पहले भारतीय। तो सभापति रहने वाले पहले भारतीय कौन हो जाएंगे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर नगेंद्र सिंह। जो जवाब होगा एकदम राइट हो जाएगा। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट रहने वाला है। तो दोस्तों जिन भी बच्चों का 15 और 16 अक्टूबर को पेट का एग्ज़ाम है उनके लिए ये जो क्लास है वो रामबाण साबित होने वाली है। तो वीडियो पे अंत तक बने रहने के लिए दोस्तों धन्यवाद। आइए देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया है कि विश्व का सबसे बड़ा दूरदर्शी कहाँ पर स्थित है? तो विश्व का जो सबसे बड़ा दूरदर्शी है वो कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कैलिफोर्निया में स्थित है दोस्तों। कहाँ पर? कैलिफोर्निया में स्थित है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या दिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया है कि राष्ट्रीय प्रतीकों के संबंध में नीचे दिए कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? तो आइए देखते हैं कि राष्ट्रीय प्रतीक लौरिया नंदनगढ़ के सिंह शीर्ष से लिया गया था। तो दोस्तों ये जो ऑप्शन हमारा होगा वो सही नहीं है। तो बाकी जो ऑप्शन हमारा दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? 2:3। राष्ट्रीय झंडे के चक्र में अरों की संख्या कितनी होती है? तीलियों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 24 होती है। तो दोस्तों सी ऑप्शन हमारा सही नहीं है। आइए अगला प्रश्न हमारा देखते हैं कि क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राष्ट्रगीत है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा वंदे मातरम। जो जवाब होगा एकदम राइट हो जाएगा। तो भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम जवाब हमारा सही रहने वाला है। तो आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं कि निम्नलिखित देशों में से किसके साथ भारत की सबसे लंबी स्थल सीमा है? तो किसके साथ भारत की सबसे लंबी स्थल सीमा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा बांग्लादेश। जो जवाब होगा एकदम राइट हो जाएगा। तो बांग्लादेश के साथ जो भारत की सीमा रेखा है वो सबसे लंबी है दोस्तों। कितनी है दोस्तों? 4096 किलोमीटर की दोस्तों ये सीमा रेखा साझा करता है। भारत की सबसे लंबी स्थल सीमा बनाता है दोस्तों। इसी तरह के जो प्रश्न हैं वो एग्ज़ाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर बात करें दोस्तों अफ़गानिस्तान की दोस्तों सबसे कम लंबी सीमा साझा करता है। कितनी? 106 किलोमीटर। दोनों में से अगर पेट के एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं कि सबसे लंबी अगर सीमा पूछता है तो दोस्तों बांग्लादेश की, सबसे कम पूछता है तो अफ़गानिस्तान की। दोस्तों आइए अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है कि शोभना चंद्र कुमार किससे संबंधित हैं? तो शोभना जो चंद्र कुमार है वो किससे संबंधित है? इसका सही जवाब हो जाएगा भरतनाट्यम से संबंधित हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कब और कहां आयोजित किया गया था? तो गुट निरपेक्ष आंदोलन का जो पहला शिखर सम्मेलन है वो कहां पर आयोजित किया गया था? तो बेलग्रेड 1961 में दोस्तों आयोजित किया गया था। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट रहने वाला है। आइए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों दिवस से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आप लोग दिवस से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न जरूर अच्छे से तैयार करिएगा। तो अगर बात करके पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है तो इसका सही जवाब हो जाएगा 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर बात करें 5 जून को दोस्तों कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो पर्यावरण दिवस जो है वो 5 जून को मनाया जाता है दोस्तों। इसी अगर बात करें 16 सितंबर को दोस्तों 16 सितंबर की बात करें तो ओजोन दिवस दोस्तों जो दिवस हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये सभी अभी जितने भी प्रश्न होते दोस्तों एग्ज़ाम होते हैं उन सभी प्रश्नों में आपको एग्ज़ाम में ये प्रश्न देखने को बारी बारी से मिलते हैं, रिपीट होते रहते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि पेट के पेपर में भी आपको ये प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। तो जो भी बच्चे दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो जिन भी बच्चों को वो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि दोस्तों जितने भी इम्पॉर्टेंट आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन आते हैं दोस्तों वो सारे प्रश्न आप लोगों को करा सकें। धन्यवाद।